बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल सॉर्ड मागा बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आग लगने की सूरत में ये खाने बेहद काम आते हैं। आओ ऊपर चलें, फिर वहाँ से चेकिंग करेंगे, डेसी ने कहा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे खानों में पैर रखते हुए और खानों के ऊपर बने हुए बज़ाहिर ज़ेबाइशी हुक को पकड़कर तेज़ी से ऊपर चढ़ती हुई दूसरी मंजिल की छत पर पहुंच गईं। फिर वहां फ्रंट की तरफ से सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। वो सीढ़ियां उतरकर दूसरी मंजिल पर पहुंच गईं। डेसी ने मुंह पर उंगली रखकर मार्गरेट को खामोश रहने का इशारा किया। वो बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रही थी। फिर वो एक साइड पर बनी हुई गैलरी में पहुंच गई, जहाँ एक बड़ा रोशनदान था जो तकरीबन आधा खुला हुआ था। डेसी और मार्गरेट दोनों ने फर्श पर घुटने टेककर और झुककर रोशनदान से अंदर झांका तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि नीचे एक बड़े से कमरे में कुर्सी पर एक यूरोपीय लड़की रस्सियों से जकड़ी हुई मौजूद थी, लेकिन वो मुर्दा थी। इसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। कमरे में फर्श पर दो और मर्दों की लाशें पड़ी नजर आ रही थी, लेकिन हर तरफ खामोशी तारी थी कि अचानक इन्हें दूर से कारें स्टार्ट होने की आवाज़ें सुनाई दी तो वो दोनों चौंक पड़ी। आओ नीचे चलें, ये शायद डॉर्थी है, क्योंकि इमरान की दोनों साथी औरतों को हम क्लब में देख चुकी हैं। डेसी ने कहा। वो तो बेहोश थे, फिर ये कैसे हो गया? ये कोई और औरत होगी, मार्गरेट ने आहिस्ता से बात करते हुए कहा। नीचे जाकर ही मालूम होगा, आओ, डेसी ने कहा। और फिर वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंच गई, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद ना था। इमारत का गेट बंद था और वहां पोर्च में कोई कार मौजूद ना थी। थोड़ी देर बाद इन्होंने पूरी इमारत को चेक कर लिया, लेकिन सिवाय लाशों के और कुछ न था। आओ अब निकल चलें, वरना कोई आ गया तो उल्टा हम ही मुजरिम समझी जाएंगी, डेसी ने कहा। और फिर वो दोनों फाटक पर पहुंचकर रुक गईं। फिर छोटा फाटक खोलकर वो दोनों बाहर आ गईं और डेसी ने पलटकर छोटा फाटक बंद कर दिया। और फिर वो दोनों इस तरफ को बढ़ने लगी जहाँ इनकी कार मौजूद थी। ये सब आखिर कैसे हो गया? ये लोग बेहोश थे और यकीनन इन्हें बांधकर होश में लाया गया होगा। फिर इन्होंने कैसे सिचुएशन बदल दी? मार्गरेट ने जवाब देते हुए कहा। वो इसी तरह सिचुएशन तब्दील कर देने के माहिर हैं। अगर हम रास्ते में ट्रैफिक चेकिंग में फंसकर देर से यहाँ ना पहुँचती तो इमरान से बात हो जाती और वो हमें कदर की निगाह से देखता। अब ये चांस तो ख़त्म हो गया, अलबत्ता एक रास्ता और है, डेसी ने कहा। कौन सा रास्ता? मार्गरेट ने चौंक कर कहा। यही कि हम बराह रास्त इनसे जाकर बातें करें और इन्हें अपनी दोस्ती का यकीन दिला दें और इन्हें कहें कि रेड स्टार के चीफ ने हमें भेजा है, डेसी ने कहा। इससे क्या होगा? मार्गरेट ने मुंह बनाते हुए कहा। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हमें तो अब तक इनकी रिहाइशगाह का भी इल्म नहीं है। मुझे इनका फ़ोन नंबर मालूम है, मार्गरेट ने कहा। तो डेसी बेख्तियार उछल पड़ी। फ़ोन नंबर तुम्हारे पास कैसे आ गया? जब तुमने मुझे कहा था कि मैं रियल प्रॉपर्टी डीलर से मालूम करूं कि कल से आज तक कितने आदमियों ने रिहाइशगाहें और कारें हायर की हैं, तो मैंने इंक्वायरी से तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स के फ़ोन नंबर लिए और फिर हर नंबर को डायल किया। तो इनमें से 4 ने बताया कि सयाहों के ग्रुप्स ने रिहाइशगाह और कारें हायर की हैं। ग्रुप्स के बारे में तफसीलात पूछी गई तो इन्होंने बताया कि इन्हें इस बारे में इल्म नहीं है। फिर एक नंबर पर फ़ोन करते ही मुझे बताया गया कि इनसे रिहाइशगाह एक ही आदमी ने हायर की है, लेकिन हायर करने वाले ने बताया कि 6 अफराद का ग्रुप था जिसने रिहाइशगाह और 2 कारें हायर की हैं। 2 कारें बहुत कम इकट्ठी हायर की जाती हैं, इसलिए मैंने इससे इस रिहाइशगाह का फ़ोन नंबर मांगा तो इसने मुझे फ़ोन नंबर दे दिया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इन पाकिस्तानियों का फ़ोन नंबर मौजूद है। लेकिन तुम इससे क्या बात करोगी? मार्गरेट ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। हमारा ये निगरानी वाला काम दुरुस्त नहीं जा रहा। वो इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं, इसलिए जैसे ही इन्होंने निगरानी चेक की वो यही समझेंगे कि हम इनके मुखालिफ हैं, इसलिए हम अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगी, डेसी ने कहा। इसका दुरुस्त तरीका यह है कि हम यहाँ से आयरलैंड रवाना हो जाएं। इमरान और उसके साथियों ने यहाँ अपना टास्क ख़त्म करके आना तो आयरलैंड ही है, मार्गरेट ने कहा।
लेकिन ये ज़रूरी है कि वो लाजमन ख़जाना तलाश करें या इन्हें कहा जाए कि वो ख़जाना तलाश करें? डेसी ने कहा, हाँ ये ज़रूरी है। माहिरीन आसार कदीमा आज तक सरतोड़ कोशिश के बावजूद इस ख़जाने का अता पता नहीं मालूम कर सके, जबकि सब ममालिक ही इसे हासिल करना चाहते हैं। मार्गरेट ने कहा तो डेसी हंस पड़ी। इनकी रिहाइशगाह पर चलना चाहिए और इनसे खुलकर बातें की जाएं तो मेरा ख्याल में ज़्यादा अच्छा है। तुमने फ़ोन नंबर मिलाया था, दुरुस्त भी है या नहीं? नहीं, मैंने इस नंबर पर कॉल नहीं की, मार्गरेट ने जवाब देते हुए कहा। तो अब रिहाइशगाह पर पहुँच कर रब्ता कर लो, या दूसरी सूरत यह है कि हम आयरलैंड जाकर इत्मीनान से बैठ जाएं। जब इमरान वहाँ आए तो इससे दोस्ती कर लें, क्योंकि इस वक्त तो इमरान का कोई टारगेट ना होगा और फिर हमारी दोस्ती पर भी इसे कोई शक नहीं रहेगा। फिर यकीनन वो ख़जाना तलाश करेगा और हमारी हुकूमत इसे फ़ौरन निकाल लेगी। इस तरह यह मिशन मुकम्मल हो जाएगा। डीसी ने कहा, ठीक है, इनके पीछे मारे मारे फिरने से ये प्लान ज़्यादा बेहतर है। मार्गरेट ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, वैसे अगर हम इमरान की कोई मदद कर सकें तो फिर ये दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मदद? कैसी मतलब? मार्गरेट ने चौंक कर कहा, मसलन डॉर्थी के खिलाफ काम किया जाए। डेसी ने कहा, लेकिन हमें क्या मालूम कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस क्या क्या और कहाँ कहाँ काम करती फिर रही है। मार्गरेट ने कहा, और इसके साथ ही डेसी ने कार को अपनी कोठी की गेट पर रोक दिया। 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न देने पर फाटक खुलता चला गया और डेसी ने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ये कार गैराज में जाकर रुक गई और फिर वो दोनों नीचे उतर आई। इसी वक्त इनका मुसल्ला गार्ड फाटक बंद करके वापस इनके करीब पहुंच गया। कोई आया गया या कोई फ़ोन? डेसी ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। नहीं मैडम, सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया। ओके, ख्याल रखो। आओ मार्गरेट। डेसी ने फकरे का पहला हिस्सा सिक्योरिटी गार्ड से और आधा हिस्सा मार्गरेट से मुखातिब होकर कहा, क्यों ना हम खुद मांगा ख़जाना तलाश करें? इमरान के पास कोई जादू तो नहीं है, वो भी हमारी तरह ही अंदाज़े लगाएगा। कुर्सी पर बैठते ही मार्गरेट ने कहा तो डेसी इस तरह हंस पड़ी जैसे मार्गरेट ने कोई इंतहाई दिलचस्प लतीफ़ा सुनाया हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मार्गरेट ने उसीले लहजे में कहा। अरे ख्वामखा, मैं तो तुम्हारी बात पर हंस रही हूँ कि तुम जिसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक आसार कदीमा से नहीं है और तुम वो ख़जाना तलाश करने का कह रही हो जिसे बड़े बड़े माहिरीन आसार कदीमा भी ट्रेस नहीं कर सके, तो तुम वो कैसे कर लोगी? हर आदमी का अपना जहन होता है। बहरहाल मैं अब फ़ोन पर इस इमरान से बात ज़रूर करूँगी, वो मुझे खा नहीं जाएगा। कम अज़ कम रब्ता तो हो, वरना हम अहमकों की तरह इसके पीछे दौड़ते फिर रहे हैं। हम भी क्या नॉनसेंस हैं? मार्गरेट ने कहा। हाँ, तुम्हारा ये मशवरा वाकई दुरुस्त है। यहाँ हमारा कोई मिशन नहीं और हम ख्वामखा अहमकों की तरह दौड़ते फिर रहे हैं, डेसी ने कहा। और मार्गरेट से फ़ोन नंबर मालूम करके इसने सामने में इस पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी तो डेसी ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। अब घंटी की आवाज़ मार्गरेट को भी बखूबी सुनाई दे रही थी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, ब्राउन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सपाट लहजे में कहा गया। मेरा नाम डेसी है और मेरी साथी का नाम मार्गरेट है। हमारा ताल्लुक आइसलैंड से है और हम दोनों आपसे मिलना चाहती हैं, डेसी ने कहा। दोनों इकट्ठी या अलग-अलग? दूसरी तरफ से कहा गया तो डेसी बेइख्तियार हंस पड़ी। ठीक है, हम आ रहे हैं, फिर बात होगी, डेसी ने कहा और दूसरी तरफ से बोलने वाले को बोलने का मौका दिए बगैर इसने कैडल दबाकर रिसीवर रख दिया। चलो अब खुलकर बातें हो जाएं तो बेहतर है, डेसी ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ठीक है, ख्वामखा की फजूल एक्सरसाइज से तो जान छूट जाएगी, मार्गरेट ने भी उठते हुए कहा और डेसी ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। माथुर लंबे कद और भारी जिस्म का मालिक था। इसने मालूमात और ट्रेसिंग के लिए वसी नेटवर्क बनाया हुआ था। इसके साथ साथ इसके पास पेशावर कातिलों का एक पूरा गिरोह मौजूद था। वैसे आम पब्लिक को दिखाने के लिए इसका एक क्लब था जिसका नाम 3 फिंगर्स क्लब रखा गया था। माथुर का ऑफिस इसी क्लब में था, लेकिन वो क्लब के कारोबार और नफ़ा और नुकसान से लाताल्लुक रहता था। इसकी तमाम तर तवज्जो 3 फिंगर्स पर ही रहती थी। ब्लैक स्टोन का चीफ स्कॉट इसका बेतकल्लुफ़ दोस्त था। वो दोनों पहले एक यूरोपीय एजेंसी में तवील अरसा तक इकट्ठे काम करते रहे थे, इसलिए इन दोनों के दरमियान खासी बेतकल्लुफ़ी थी और स्कॉट ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके ख़त्म करने का टास्क इसे दे दिया। लेकिन माथुर के पास ना इन लोगों की तस्वीरें थीं और ना ही मज़ीद किसी किस्म की मालूमात थी। बस इतना बताया गया था कि इनके दादा 6 हैं, जिनमें 4 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। इधर डॉर्थी की मौत ने भी इसे शदीद शौक पहुंचाया था, क्योंकि डॉर्थी इसकी दोस्त थी
और वो दोनों अक्सर इकट्ठे वक्त गुजार कर एंजॉय करते रहते थे। इसने अपने नेटवर्क को हिदायत दे दी थी, लेकिन अभी तक किसी तरफ से भी कोई रिपोर्ट ना आई थी। माथुर बैठा यही सोच रहा था कि ये लोग आखिर कहाँ छुप गए हैं कि इसका नेटवर्क इन्हें ट्रेस ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसे यकीन था कि देर चाहे जितनी भी हो जाए, आखिर कामयाब वही रहेगा। फिर तकरीबन निस्फ घंटे के मजीद इंतज़ार के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माथुर बोल रहा हूँ। माथुर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जॉय बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मौदबाना था। कोई ख़ास रिपोर्ट? माथुर ने कहा। बॉस, हमने मतलूबा ग्रुप टेस्ट कर लिया है। कैसे? तफसील बताओ। बॉस, हम मज़ाफ़ाती इलाके लॉरेन के एक पेट्रोल पंप पर इन लोगों को चेक कर रहे थे कि हमें पिछले नाके से कॉल आई कि वहाँ 6 अफराद का एक ग्रुप मशकूक है। ये कॉल आते ही हम अलर्ट हो गए। चुनांचे वो दोनों कारें कुछ देर बाद इस पेट्रोल पंप पर आकर रुकी तो हमने देखा दोनों कारों में 6 अफराद मौजूद हैं। एक मर्द और एक औरत उगबी कार में बैठे हुए थे, जबकि 3 मर्द और एक औरत आगे वाली कार में सवार थे। पेट्रोल भरे जाने के दौरान अचानक इनमें से एक औरत ने दूसरी औरत से एशियाई ज़बान में बात की। दो बाद में वो यूरोपीय ज़बान में बातें करने लग गई, लेकिन एशियाई ज़बान बहरहाल हमने सुन ली। इसके बाद इस पर तस्दीक की मुहर इस तरह लगी कि लफ्ज़ इमरान भी किसी औरत ने बोला। चुनांचे हमने इनकी मशीनी निगरानी शुरू कर दी और हम इन कारों से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे थे। लेकिन सैटेलाइट के ज़रिए हम अपनी कार में बैठे बैठे न सिर्फ इन्हें देख रहे थे बल्कि इनकी बातें भी सुनते रहे। इन्होंने इस दौरान मुसलसल यूरोपीय ज़बान बोली। अलबत्ता पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अल्फाज भी सुने गए। हम इनकी मशीनी निगरानी करते रहे। फिर वो ग्रीन कॉलोनी की कोठी नंबर 8 में चले गए हैं और अभी तक अंदर मौजूद हैं। हमने भी 1 किलोमीटर पीछे कारें रोक ली हैं। अब आप जैसे हुक्म दें, जॉय ने तफसील बताते हुए कहा। तो तुम कंफर्म हो कि यही ग्रुप हमारे मतलूबा लोग हैं? यस सर। वैसे आप कंफर्म होना चाहिए तो हम आपको इन लोगों के मेकअप के बगैर तस्वीरें भी भिजवा दें ताकि आप कंफर्म हो सकें। जॉय ने कहा। तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? चीफ, मेरा ग्रुप मुझ समेत 10 अफराद पर मुश्तमिल है। ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए कंफर्मेशन के बगैर हम ज़बान भी नहीं हिला सकते। तुम इनके चेहरों की तस्वीर बगैर मेकअप के भिजवा सकते हो तो भिजवा दो, ताकि वाकई मुकम्मल तौर पर इस किस्से को ख़त्म कर दिया जाए। माथुर ने कहा। ओके बॉस, मैं सैटेलाइट के ज़रिए इनकी तस्वीर निकलवाता हूँ, फिर आपको भेज दूँगा। इसमें सिर्फ निस्फ घंटा लगेगा, जॉय ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो माथुर ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और हेडक्वार्टर का एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक लिफाफा था। इसने वो लिफाफा माथुर के हाथ में दिया और फिर पीछे हटकर मौदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। तुम जा सकते हो। माथुर ने निगाहें उठाकर नौजवान को खड़े देखकर कहा। यस बॉस, नौजवान ने कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके बाहर जाने के बाद माथुर ने लिफाफा खोला। अंदर तस्वीर मौजूद थी। इसने तमाम तस्वीरें निकाल कर मेज़ पर रखी और पहली तस्वीर देखकर वो बेइख्तियार उछल पड़ा। ये एक मर्द की तस्वीर थी जो एशियाई था। फिर एक एक करके इसने तमाम तस्वीरें अच्छी तरह देखकर इन्हें वापस लिफाफे में डाल दिया। इसका चेहरा मुसरत की शिद्दत से कांप रहा था। इसने मेज़ की दराज खोली और इसमें से एक स्पेशल सेलफोन निकाला और फिर इस पर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जॉय बोल रहा हूँ बॉस। चंद लम्हों बाद जॉय की आवाज़ सुनाई दी। तुमने जो तस्वीर भेजी हैं ये सब सिवाय एक औरत के एशियाई हैं, जबकि एक औरत स्विस नजात है और यही हमारे मतलूबा लोग हैं। यस सर। अब आप कंफर्म हो गए हैं? हाँ, ये बेहतरीन और नाकाबिले तरदीद कंफर्मेशन है। तुम एक काम करो, इनकी रिहाइशगाह के बारे में क्या बताया था तुमने? ग्रीन कॉलोनी कोठी नंबर 8 ही बताया था ना? माथुर ने कहा। यस बॉस, जॉय ने जवाब देते हुए कहा। तुम इनकी रिहाइशगाह के अंदर बेहोश कर देने वाले कैप्सूल फायर कर दो और फिर इन बेहोश अफराद को कारों में लाद कर ब्लैक पॉइंट पर भिजवा दो। मैं ब्लैक पॉइंट के इंचार्ज डेविड को अहकाम दे देता हूँ। तुम इन्हें छोड़कर वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाओ, लेकिन तुमने मुझे इस वक्त फ़ोन करना है जब ये 6 अफराद बेहोशी के आलम में ब्लैक पॉइंट पर पहुँच जाएँ। माथुर ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी। दूसरे लम्हे तरफ से जॉय ने जवाब दिया और माथुर ने रिसीवर रख दिया। लेकिन दूसरे लम्हे इसे ख्याल आया कि वो स्कॉट को तो इत्तला दे दे, जिसने इस ग्रुप को ट्रेस करने और ख़त्म करने का टास्क दिया था, जो इसने मुकम्मल कर लिया है। ये 6 घंटे तक तो होश में नहीं आ सकते, इसलिए स्कॉट फैसला करेगा कि वो इन्हें बेहोशी के दौरान ही हलाक कर देगा या जिंदा ले जाकर स्कॉट के सामने रख दे और इसे मौका दे कि वो इन्हें बराह रास्त अपने हाथों से गोलियां मार दे। लेकिन फिर इसने इरादा बदल दिया।
इसने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में सुना हुआ था कि इन्हें अगर मामूली सा मौका भी मिल जाए तो वो सिचुएशन पलट देते हैं, इसलिए इसने इन्हें बेहोश रखने का फैसला किया और फिर रिसीवर उठाकर इसने एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से इसकी फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, फ़ोन सेक्रेटरी ने मौतबाना लहजे में कहा। ब्लैक पॉइंट के इंचार्ज डेविड से मेरी बात कराओ, माथुर ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो माथुर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया।